चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बुक में जो हमारे कोर्स के अंदर है वो सिर्फ 4 चैप्टर है टर्म 1 में। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 3 गुडविल, चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बाकी के जो चैप्टर रह गए, 4 चैप्टर रह गए, एनपीओ, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये 4 चैप्टर हमारे टर्म 2 में आएंगे। इस साल एक बहुत अच्छा चेंज करा है। क्या चेंज करा है कि नॉर्मली जो हमारे टर्म 1 के एग्जाम में कोर्स आता है वो लगभग आधा आता है और जो टर्म 2 का एग्जाम होता है उसमें पूरा कोर्स आता है। इस बार स्प्लिट किया हुआ, जो कोर्स टर्म 1 में आएगा वो रिपीट नहीं होगा टर्म 2 में, और जो हमारा मार्च में एग्जाम होगा उसमें ये 4 चैप्टर्स नहीं आएंगे जो हम टर्म 1 में पढ़ रहे हैं। ये इस साल से चेंज हुआ, 9 to 12 सभी क्लासेस में हर सब्जेक्ट के अंदर। टर्म 1 ये हमारा एमसीक्यू आना है, तो मेरा ज्यादा फोकस एमसीक्यू पर रहेगा, क्वेश्चन पे फोकस कम रहेगा। क्वेश्चन पे फोकस इतना रहेगा कि मैं ये मान करके चल रहा हूँ पहले तो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप आपकी बिल्कुल जीरो है। आप समझ लीजिए अभी 12th क्लास में आए हो और कोई भी जब टॉपिक नहीं पढ़ा हो आपने, मैं ये एज्यूम करते हुए पढ़ाऊंगा। एक चीज मैं ये ध्यान रखूंगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन के थ्रू कोई भी कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा तो मैं कॉन्सेप्ट एमसीक्यू के लिमिट तक ही पढ़ाऊंगा। देखिए सिलेबस ऐसा है, जब पार्टनरशिप मैंने चैप्टर पढ़ाया था, जो अप्रैल से पढ़ रहे हैं जानते हैं, 1.5 से 2 महीने में चैप्टर कंप्लीट हुआ था। ये चैप्टर 2 एक चैप्टर 1.5 से 2 महीने में। इस चैप्टर के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, तो हमारे पास समय नहीं है सर, हमारे पास 1.5-2 महीने टोटल हैं चारों चैप्टर्स के लिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से बताना है एक चीज, दूसरी चीज एमसीक्यू फर्स्ट क्लास तरीके से कराना है। 2 चीज मेरे 2 एम रहेंगे, सारे रॉन्ग क्वेश्चन कराना मेरा एम नहीं रहेगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें पार्टनरशिप में एक छोटी सी बात जो एमसीक्यू से स्टार्ट करूंगा मैं। सर रजिस्ट्रेशन को ऑप्शनल रखा हुआ, सुनिए क्या मतलब है इसका। सर जो लोग बिजनेस, देखो जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो किसी को भी आइडिया नहीं होता कि आज से 10 साल के बाद मेरा बिजनेस किस लेवल पर होगा। चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेस ले लो, चाहे अमेज़न ले लो, चाहे गूगल ले लो, कोई सा बिजनेस ले लो, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको आइडिया नहीं था 10 साल के बाद कहाँ होगा, उसका बंद हो जाए। तो इंसान क्या चाहता है कि पैसा कम से कम लगाया जाए। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन कोई बिजनेस अगर 3 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है तो मैं कोई शुरू में सिर्फ 3 लाख रुपए लगाता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करके देखता हूँ, अगर चल गया तो और पैसा लगा दूंगा, लेकिन नहीं चल पाया तो बर्बाद तो नहीं होंगे ना पैसे। जो रजिस्ट्रेशन का पैसा होता है, जो अकाउंटिंग का पैसा होता है, बर्बाद ही जाता है। कोई नया काम के लिए मैंने मान लिया ट्रेडमार्क ले लिया, कोई पेटेंट ले लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, डॉक्यूमेंटेशन फीस चलेगी, वो सब रिफंड तो नहीं होगी, काम बंद कर दूंगा। अगर वो रिफंड नहीं होगी तो सारा पैसा बर्बाद है। अगर हम इस चीज को कंपलसरी कर दें तो बहुत लोग बिजनेस इसीलिए नहीं करेंगे कि वो पैसा, इतना पैसा वेस्ट ही हो जाएगा हमारा। तो हम लोगों को प्रमोट करने के लिए, देखो गवर्नमेंट कभी भी एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट नहीं करती, बिजनेस को प्रमोट करती है, क्योंकि बिजनेस खुद ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एक वैकेंसी आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप 50 वैकेंसी क्रिएट कर रहे हो। उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शनल दे रखा है कि आप रजिस्ट्रेशन की इच्छा हो कराओ, नहीं इच्छा हो मत कराओ, आपको बिजनेस को वैलिड माना जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसी इच्छाएं कर दी गई फिर तो रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं कराएगा। अगर ऑप्शनल रख दिया गया फिर तो रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं करवाएगा। तो सर कुछ ना कुछ तो ऐसा हमें पॉइंट डालना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोटिवेशन मिले। समझना इस चीज को कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल तो रखा हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों को मोटिवेशन मिले। उसका क्या तरीका है तो देखिए, हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे ऑप्शनल, ये मर्जी है करो या ना करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे ना तो आपसे कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, किसी को मैंने गुड्स बेचे और वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो मैं कोर्ट में केस करके पैसे निकलवाऊंगा। मैंने किसी से गुड्स खरीद रखे हैं उधार और मैं पैसे नहीं दे रहा, तो वो मुझ पर केस कर सकता है। ठीक, ये तो नॉर्मल केस हुआ। सेकंड एग्जांपल, सर मैंने अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी और मेरा बिजनेस लीगल है। मैं किसी से गुड्स खरीद करके लाया उधार और मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ,
तो वो मुझ पर केस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर मैंने किसी को गुड्स उधार बेचे और वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो मैं उस पर केस नहीं कर सकता। ये अधिकार छीन लिया। एग्जैक्टली कौन कौन से अधिकार छीने हैं? ये सारे अधिकार हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है, जो कि लॉ सब्जेक्ट का पार्ट है हमारा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि जो ऑप्शनल रखा हुआ रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें से कुछ डिसेबिलिटी कर दी है, समझ लो फाइल कर दिया है पार्टनरशिप फर्म को कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप किसी पर केस नहीं कर सकते। आपने किसी को लोन दिया, वो पैसे नहीं दे रहा, केस नहीं कर सकते आप। तो उस तरीके से अधिकार छीन लिए, लेकिन आपको वैलिड माना गया, रजिस्ट्रेशन अलाउड, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस करना अलाउड है, ऐसा मतलब हुआ। समझ में आ रही है बात? तो सर ऐसे में क्या करना चाहिए हमको? सुनिए ध्यान से। तो वो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उधार क्यों बेचेंगे किसी को? हम तो किसी को जानते ही नहीं, स्टार्टिंग में कैश नहीं बेचेंगे। तो अभी भी हम अपने जो अपने क्लाइंट्स हैं अकाउंटिंग फील्ड में, उसको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बिना रजिस्ट्रेशन का बिजनेस स्टार्ट कर दो, और जब आपको लगे बिजनेस चल रहा है, जैसे ही पता लगे तब रजिस्ट्रेशन करवा लेना। बाद में रजिस्ट्रेशन तो कभी भी करवाया जा सकता है। सर हमारे पास क्लाइंट आता है और हमें सजेस्ट करना है कि रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। तो पहली बात तो ये कि सर प्रॉफिट के हिसाब से सोचेंगे, तो हम तो कहेंगे रजिस्ट्रेशन करवाओ, वरना फीस कहाँ से मिलेगी हमें? हमारे साथ मान लीजिए कोई खास कोई रिलेटिव आता है, जानकार आता है, जिससे हमारा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको हम सजेस्ट क्या करेंगे? तो ये सजेस्ट करेंगे कि भाई अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, सेफर रहोगे, आपको कोई पैसा मार नहीं सकता, और फिर भी आपको डाउटफुल है, आपका बिना ऐसा लग रहा है कि चले ना चले, तो आप रजिस्ट्रेशन मत कराओ। जब आपको लगे बिजनेस चल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्लियर हो गया जवाब? पढ़ते हैं एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे पहला क्वेश्चन सबसे नीचे दिया हुआ, When partnership deed is not registered, deed का मतलब लिख लीजिए रिटर्न एग्रीमेंट, deed D-E-E-D, रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न WR से शुरू होता है, RE वाला रिटर्न नहीं, WR वाला रिटर्न, सारा रिटर्न लिखने वाला है, गुड्स रिटर्न थोड़ी कर रहे हो, लिखित रिटर्न मतलब लिखित, WRI वाला रिटर्न। पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं है पार्टनरशिप फर्म की, तो उस केस में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी पढ़ लीजिए, अलाउ कर दिया जाएगा बिजनेस को कि बिजनेस आप चला सकते हो सब्जेक्ट टू सर्टेन डिसेबिलिटीज। एग्जांपल दिया था मैंने, हम केस नहीं कर सकते किसी पर, ऐसी डिसेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन हम बिजनेस अलाउ करता है। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। बोर्ड पर लिखेंगे जी, प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं सब, 3 टाइप के अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। पार्टनरशिप में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है सर? गुड्स बेच करके कितना कमाया। सपोज सर मैं मार्कर जो है 8 रुपए का खरीदता हूँ और 10 रुपए का बेचता हूँ, 2 रुपए का मार्जिन है, मैंने पूरे साल में 10 लाख मार्कर बेचे, मतलब 20 लाख रुपए कमाए। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, जो गुड्स बेचते कमा लिए। जो मार्जिन बताता है हमारा कि हमारा मार्जिन कितना है आइटम का, वो टी अकाउंट बताता है, इसका काम ये। लेकिन कंपनी में और भी खर्चे होते हैं, मार्केटिंग भी करवाई है, एम्प्लॉय सैलरी भी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, और भी खर्चे हैं, छोटी मोटी और इनकम हो जाती है, बैंक में पड़ा है पैसा, इंटरेस्ट मिल गया, तो सब कुछ करा के नेट करके फाइनल कितना बचा, ये काम पीएनएल का है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ ये बताता है। नॉमिनल अकाउंट सारे इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, मतलब रिमेनिंग और एक्सपेंसेस, और जो बाकी की 3 आइटम बच गई, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, वो इधर ट्रांसफर होती है क्योंकि वो अगले साल कैरी की जाती है। ठीक, ये प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा हमने 11th क्लास में, ये पार्टनरशिप में। लेकिन पार्टनरशिप में छोटा सा अलग एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि सर जैसी प्रॉफिट होता उसको हम पार्टनर 12th क्लास 11th क्लास में क्या करते थे कि नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। इस बार कैपिटल ही 4-5 है, पार्टनरशिप में आ गए, कौन सी कैपिटल में ऐड करें, कितना ऐड करें, समझ में आ रही बात? मतलब पिछली बार सर दुकानदार का जो ओनर है वो एक ही है, सारा प्रॉफिट उसी का, लेकिन इस बार ओनर जो है वो 4-5 है, तो उस प्रॉफिट के कई हिस्सेदार हैं, किसको कितना मिलेगा, तो ये एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाती है।
उसी में एक नीड आई एक सेपरेट अकाउंट की, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? P&L के बाद, बैलेंस शीट से पहले। सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में बनाया जाता है। मतलब सर मैं एक प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटेंट हूं तो मैं ये 3 चीजें बनाऊंगा, अगर मैं पार्टनरशिप में अकाउंटेंट हूं तो मैं ये 4 चीजें बनाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वालों का सेम है, P&L अकाउंट पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप वालों का सेम है, बैलेंस शीट प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वालों की सेम है। इसीलिए ये हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि आपको आता है। तो जो चीज न्यू है सिर्फ वही हमारे कोर्स में है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड एप्रोप्रिएशन? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का बंटवारा। सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता जिस साल P&L अकाउंट में लॉस आता है। प्रॉफिट ही नहीं बंटवारा गया, समझ पा रहे हैं आप? प्रॉफिट होगा तो बंटवारा होगा, तो उस केस में बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। इस अकाउंट के अंदर हम ये दिखाते हैं कि प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स के अंदर बांटा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे फर्म में हम 3 पार्टनर हैं, हम तीनों बराबर मेहनत करते हैं, प्रॉफिट बराबर बांटते हैं, तो हम तीनों प्रॉफिट बराबर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भैया मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिजी रहता हूं, मेरी सीए फर्म भी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने पार्टनरशिप वाले बिजनेस में टाइम दे पाऊं, तो तुम दोनों काम कर लो, पैसा मैं बराबर लगाऊंगा, प्रॉफिट चाहे तो तुम दोनों काम कर रहे हो मैं काम नहीं कर रहा, तो तुम सैलरी अलग से ले लेना। उस प्रॉफिट में से पहले तुम सैलरी के नाम का अपना पैसा ले लेना अलग से, क्योंकि तुम दोनों काम कर रहे हो मैं काम नहीं कर रहा। उसके बाद जो बच जाएगा वो प्रॉफिट बांट लेंगे। ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है हमारे बीच में, ठीक। कैपिटल सर मान लीजिए इन्होंने 10 लाख रुपए लगाए, इन्होंने 10 लाख रुपए लगाए, मैंने 5 लाख रुपए लगाए, तो मैं कम पैसा लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट बराबर क्यों मिलना चाहिए? लेकिन हम मेहनत बराबर कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो हमने क्या कैलकुलेशन लगा, एक काम करते हैं हम सब कैपिटल पर इंटरेस्ट लेंगे, जो जितनी कैपिटल लगाएगा उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट दे देंगे कैपिटल का, उसके बाद जो बच जाएगा उसको बांट लेंगे। ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है। तो प्रॉफिट बांटने का सर बहुत तरीके से एग्रीमेंट हो सकते हैं, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से हमें ये वाला अकाउंट बनाना है। तो हम अकाउंटेंट को पहले एग्रीमेंट पढ़ना है कि प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा, उसके बाद इस अकाउंट में उस बंटवारे को लिखना। सर वो P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस भी तो बांटते हैं, नहीं बांटते? अभी तक तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं पहली क्लास में उसमें यही कर रहा हूं, ये बात जब आगे सीखेंगे तो आगे बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर हम पार्टनर को कैपिटल पे, तो वो एक्सपेंडिचर है कि अप्रोप्रिएशन है कि गेन? बताइए फटाफट। एप्रोप्रिएशन है। तो हमारी पहचान क्या होगी? सर एक्सपेंस तो यहाँ पे है, एप्रोप्रिएशन यहाँ दी है। तो क्वेश्चन में कोई आइटम दे दी जाए तो हम कैसे पहचाने कि वो एक्सपेंस है कि अप्रोप्रिएशन है? इतनी सी बात कि अगर वो पैसा पार्टनर को मिल रहा है तो वो अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि पार्टनर को पैसा मिलना ऑप्शनल होता। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय को सैलरी मिलना ऑप्शनल नहीं होता, प्रॉफिट होगा तो सैलरी देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, लैंडलॉर्ड को रेंट देनी पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही बात अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट है हमारे बीच में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दिया जाएगा? प्रॉफिट में से, कैपिटल में से, कोई पार्टनर पर्सनली अपनी पॉकेट में से पैसे देगा? बताओ जी कौन सा ऑप्शन? तो आपको बताया गया है तो प्रॉफिट होगा तो ही अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट का बंटवारे के लिए सबसे बेसिक आइटम क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इट इज क्लियर हो गई बात? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है किसी इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि देखो कैपिटल स्टार्टिंग में जनरली क्या होता है कि हर बंदा बराबर कैपिटल लगाता है, 10 लाख सपोज 3 ने लगा दिया। अब ड्राइंग्स जो होती है ना वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो मान लीजिए मेरे खर्चे ज्यादा तो मैं ज्यादा ड्राइंग करूंगा, इनके खर्चे कम है तो कम ड्राइंग करेंगे। तो साल के एंड में कैपिटल तीनों की इक्वल नहीं रहेगी,
क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होती है, थोड़ी ज्यादा कम हो रही है कि कम हो रही है, तो एट द एंड कैपिटल जनरली इक्वल नहीं रहती। तो इंटरेस्ट के लिए अगर बोला हुआ हो, हमने एग्री करा हो कि कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लेगा करेंगे, तो कैपिटल ज्यादा लगाएगा उसका ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट में कैपिटल कॉन्सेप्ट आएगा वरना नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट में कैपिटल कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी निल। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 4, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। सुनिए ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट है। तो 3 पार्टनर है ए बी सी, कैपिटल लगाई हुई है 10 लाख और इंटरेस्ट हमने एग्रीमेंट बनाया हुआ, इंटरेस्ट सबको मिलेगा, इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख 10% के हिसाब से। टोटल इंटरेस्ट 6 लाख। तो मान लीजिए मेरी कंपनी में प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए में से पहले इन तीनों को इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसको 1 लाख, इसको 2 लाख, इसको 3 लाख, टोटल 6 लाख का इंटरेस्ट का पैसा बांट देंगे। उसके बाद प्रॉफिट बच जाएगा 3 लाख। टोटल 9 लाख का प्रॉफिट था, 6 लाख इंटरेस्ट बांट दिया, तो प्रॉफिट बच गया 3 लाख। तो 3 लाख का प्रॉफिट हम पार्टनर को बांट देंगे कि प्रॉफिट के हिसाब से, मान लो इक्वल प्रॉफिट बांट, इक्वली बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए। समझ पा रहे हैं ये वाला केस? क्वेश्चन में प्रॉफिट 9 लाख का था, इंटरेस्ट सिर्फ 6 लाख देना था, तो प्रॉफिट बच गया, तो फिर हमने बांट दिया आपस में। तो मान लीजिए प्रॉफिट हमारी कंपनी में 6 लाख ही हुआ, तो हम क्या करेंगे, 6 लाख में से 1 लाख इसको इंटरेस्ट दे दिया, 2 लाख इसको इंटरेस्ट दे दिया, 3 लाख इसको इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो प्रॉफिट बटाएंगे, मतलब एज अ प्रॉफिट नहीं मिला हम तीनों को कुछ भी। इंटरेस्ट में कैपिटल तो मिल गया, एज अ प्रॉफिट कुछ नहीं मिला क्योंकि बचा ही नहीं प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? तो प्रॉफिट ही 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट देना है इतना सारा, अब क्या करें? ये केस है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं। एक और इजी केस लेता हूं पहले से। सर प्रॉफिट है ही नहीं, जीरो, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इनको। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा, ठीक बात है। सर 1 लाख रुपए का लॉस, नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट में तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उसको? इजी है बिल्कुल। अब इस वाले केस पर आते हैं कि सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो मना भी नहीं कर सकते लेकिन पूरा भी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? देखो जो इंटरेस्ट निकला है वो कैपिटल के हिसाब से निकला है, जैसे कैपिटल ज्यादा उसका इंटरेस्ट ज्यादा, तो ये पैसा हम ना इसकी कैपिटल की रेशो में ही बांटते हैं। सुनिए ध्यान से। तो देखो ऐसा कर सकते हैं कि 3 लाख प्रॉफिट है, इन दोनों को दे दो, उसको मना कर दो, इसको दे दो, इन दोनों को मना कर दो। दूसरा इनजस्टिस होगा, गलत होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? सभी को प्रोपोर्शनेटली पैसा देना चाहिए। जैसे अभी 6 लाख देने हैं, 3 लाख रुपए है मान लो, आधा पैसा एडजस्ट, सभी को आधा आधा दे दो। इसको 1 लाख की जगह 50,000 दे दो, 2 लाख की जगह 1 लाख दे दो, 3 लाख की जगह 1.5 लाख दे दो, किसी का इनजस्टिस नहीं होगा उसमें। तो हमने करा क्या, ये कैसे अमाउंट आया? मान लीजिए यहाँ पे 4 लाख हो, तो एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा, तो कैपिटल की रेशो में ही बांट दो। समझ आ रही बात? कैपिटल के सर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, टोटल कितना हो गया ये? 60 लाख। तो रेशो कैसे निकलेगी? ए की 10/60, बी की 20/60 और सी की 30/60। 4 लाख को इसी रेशो में बांट दो। ठीक है, अभी जो हमें क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं ना? ये कैपिटल रेशो में करना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं जी आप। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मतलब प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मुकाबले, तो प्रॉफिट को कैसे बांटे हम? ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल की रेशियो में। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि लॉस है तो कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाते? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी नॉट सी ऑप्शन में इंटरेस्ट में कैपिटल पे बटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे फटाफट से। सेम सर सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर रहेगा, तो लैंग्वेज लंबी सी कर दी। क्वेश्चन 6 का आंसर देंगे। सर इसका सेम क्वेश्चन है सर, सेम ही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन रेशियो ऑफ कैपिटल। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए।
ए और बी की कैपिटल दे रखी है, एक की है 50,000, दूसरे की है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है जी 5%। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन इज 4600। हम इंटरेस्ट निकाल करके बताना है। सर कितने आसान काम है, कुछ इंटरेस्ट बताइए। पहले वाले का कितना आएगा? 2500 2500। इंटरेस्ट कितना आएगा दूसरे वाले पार्टनर का? 3000। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 5500 प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 4600 इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। यस सर प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करें ऐसे में? कैपिटल के रेशियो में बांट इस प्रॉफिट को हम कैसे करें? कैपिटल की रेशियो में बांट देते हैं। ये 511 कहां से लिख दिया मैंने? पहले वाले पार्टनर की कैपिटल 50,000, अगले वाले पार्टनर की 60,000, टोटल 1,10,000। अब मैं इसको ऐसे लिखूं 50,000 अपॉन 1,10,000, या ऐसे लिखूं 5/11, एक ही बात। यस सर तो आप जो ऑप्शन के बराबर जो स्पेस खाली है वहां पर नोटिंग करें इसकी। ऑप्शंस के बराबर में जो स्पेस खाली है वहां पे नोटिंग करेंगे इसकी। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। नहीं, सीक्वेंस ये रखना चाहिए हमको, क्योंकि ना जैसे इसमें आंसर भी ना सीक्वेंस वही रहेगा। जैसे पार्टनर ए की कैपिटल पहले दे रखी है, तो आंसर ही पार्टनर ए का पहले होगा। वन से करो तो आंसर गलत हो जाएगा। सही। कौन सा आंसर सही आ रहा है जी? बी। बी ऑप्शन सही आ रहा है। 2090 ए का और 2509 बी का। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे आते हैं जी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो पार्टनर हैं, एक का नाम है आर्यन, दूसरे का नाम है गौरी। प्रॉफिट की इनकी रेशियो है 2:1। कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की, एक की है 90,000, दूसरे की है 60,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट का रेट दे रखा है जी 12%। क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट है 84,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंडरलाइन कर लें, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन करें। जो 84,000 का प्रॉफिट है, क्या इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है? यस सर अब जो प्रॉफिट बचा इसको एज अ प्रॉफिट ही बांटना है। यस सर प्रॉफिट बांटने की रेशियो क्या है? 2:1। तो बांट दीजिए फटाफट से 84,000 को 2:1 में। 84,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सर 56,000 ठीक, आगे डन जी, यस सर। पढ़ सकते हैं आगे। यस सर समझ ध्यान से। पार्टनर तो जब पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो बदले में वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन इस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। करेक्ट है। इसी की दूसरी बात करते हैं कि जब पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। यस सर उस तरह अगर हम ड्राइंग्स पर हमारी खुली छूट रख लें कि जो जितना मर्जी पैसा निकाले तो बहुत ज्यादा पैसा निकालने लग जाएंगे, तो हमने पार्टनर डिसाइड कर लिया कि हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। हमारी पार्टनरशिप फर्म हमारी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उससे क्या फायदा होगा सर? तो जब भी हम फर्म से पैसा निकालेंगे ना, तो हमें ऐसा फील आएगा कि हम लोन ले रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपना पैसा निकाल रहे हैं, हम फर्म से लोन ले रहे हैं
पूरे साल में जितना पैसा निकालूंगा उसके हिसाब से मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा, मेरे अकाउंट से पैसा कटता रहेगा ब्याज का, ऐसा फील आएगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट रखा गया ताकि लोग कम से कम पैसा विड्रॉ करें, मैक्सिमम पैसा फर्म के अंदर रखा है ताकि फर्म ग्रो करे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म के लिए रिवेन्यू है, इनकम है, और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस। हम अकाउंटेंट फर्म के होते हैं सर, पार्टनर्स के नहीं होते, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम बोलेंगे। क्लियर होगी बात? यस यस। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि P&L अकाउंट के डेबिट में खर्चे आते हैं, तो ऐसे ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर को देने वाले खर्चे हैं वो आते हैं। जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, और पार्टनर से अगर कुछ हम ले रहे हैं तो हमारे लिए इनकम होगी तो वो इस साइड आनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने क्या सीख ली सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो P&L अकाउंट के, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। क्लियर हो गया बात? यस सर। फिर पार्टनर का हमारे अकाउंट खुला हुआ होता है कैपिटल अकाउंट के नाम से, हम उससे साइड ट्रांजैक्शन ना कैश में नहीं करते। मुझे प्रॉफिट 2 लाख रुपए होगा तो मुझे बोलेंगे, अकाउंटेंट बोलेगा बॉस को 2 लाख प्रॉफिट हुआ, जी लो 2 लाख रुपए कैश में करो, ऐसा नहीं होगा, हमारे अकाउंट में लिख देगा। सिंपल सी बात, बैंक अकाउंट सोच लो, मेरा बैंक में अकाउंट खुला हुआ है ICICI बैंक में, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए रखे हुए, उस पर इंटरेस्ट 2000 रुपए बना, तो बैंक से कोई पर्सन नहीं आएगा मेरे पास कि जो 2000 का अपने इंटरेस्ट के बनेंगे, मेरे अकाउंट में लिख देंगे वो, मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली 1 लाख से 1,02,000 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पार्टनर्स का अकाउंट खुला हुआ है हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट के नाम से, हम उनको जब भी पैसे दें तो पैसे नहीं देंगे, उनके अकाउंट में लिख देंगे हम कि जब आपने 10 लाख कैपिटल लगाई थी, 1 लाख प्रॉफिट बना, मैंने आपके अकाउंट में लिख दिया, कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, कैपिटल 11 लाख बन गया। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर जा रहा है, हम कहेंगे ऐसे नहीं कहेंगे जी 5,000 रुपए इंटरेस्ट के लाओ, हम ये बताएंगे कि आपने ड्राइंग करी थी, उस पर 5,000 रुपए का इंटरेस्ट बना, हमने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, इसको हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, जब पार्टनर के अकाउंट से पैसा काटते हैं तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा कि कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा? कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, कैपिटल घटेगी जब पैसा अकाउंट से काटेंगे। तो कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री समझ में आ रही है आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? यस सर। ये पार्टनर के अकाउंट से पैसा काट लेंगे, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम की हमारी इनकम है, और इनकम लिख लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर हो गई जी बात? पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी? रेवेन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑप्शन ए P&L अकाउंट के डेबिट में, ऑप्शन बी P&L अकाउंट क्रेडिट में, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट डेबिट में, ऑप्शन डी नन। सर सी। सी ऑप्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में ये पूरी जनरल एंट्री भी लिख सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मान लीजिए ऑप्शन सी में ऐसा लिखा होता क्रेडिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो वो भी सही होता। तो हमें दोनों आंसर पता से सही वाले पता होने चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पढ़ सकते हैं ये आगे? यस सर। थर्ड क्वेश्चन पर आगे, राम एक पार्टनर है, उसने ड्राइंग्स करी है, 1 जुलाई को 200 रुपए, 1 अगस्त को 200 रुपए, 1 सितंबर को 300 रुपए, 1 नवंबर को 50 रुपए, 1 फरवरी को 100 रुपए। इंटरेस्ट का रेट 6% है, अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना। चल हो जाइए, सब मैथ का क्वेश्चन है, अकाउंट का क्वेश्चन नहीं है ये। टोटल कितनी ड्राइंग्स हो गई? 850। यस सर।
200 रुपए में कितना महीने का इंटरेस्ट? 9 months. 9 मंथ का। Yes sir. तो ये अकाउंट जो हमारा क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च पे क्लोज हो रहा है। इसको मत देखो, अब इसको मत देखो, इसको देखो। हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, उसने पैसा निकाला 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगना चाहिए, है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. 9 मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए। अगस्त वाले में बताइए। Sir 8 months. 8 मंथ का इंटरेस्ट लगा था। सितंबर वाले में बताइए। 7 months. नवंबर वाले में बताइए। 5 months. 5 मंथ्स। फरवरी वाले में बताइए। 7 months. बताइए मंथ्स। 2 महीने, 1 फरवरी से 31 मार्च, 2 महीने होते हैं। Yes. टाइम सेव करने के आंसर देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आंसर आ रहा है जी ए ऑप्शन 29.75। बताइए जी, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आंसर में डाउट हो तो पूछिए जी, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ जी, तो बताया नहीं ना अभी क्या करो, यहाँ से यहाँ तक डाउट हो तो बताएं। तो जब भी ड्राइंग करिए हम क्या करना है, हमें हर एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अकाउंट्स के स्किल बताएंगे। 200 रुपए इसने इस्तेमाल करें 9 महीने के लिए, 200 रुपए इस्तेमाल करें 8 महीने के लिए, 300 रुपए इस्तेमाल करें 7 महीने के लिए। इस हिसाब से हमने इस पर इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया। टोटल इंटरेस्ट इतना बना, इस वाले अमाउंट से एंट्री होगी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू पी&एल पोजीशन अकाउंट। क्लियर है बात? Yes. तो नारी बात। अब देखते हैं ये क्या चीज लिखी है मैंने। पीए पर एनम, पर मतलब 1, एन मतलब साल, ईयर 12 महीने। अगर पर एनम क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो रेट दे रखा है वो फ्लैट रेट नहीं है, वो पूरे टाइम का रेट है, 12 महीने का रेट है। अगर ड्राइंग 6 महीने के लिए करिए तो हमें प्रोपोर्शनेटली रेट भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग 3 महीने के लिए करिए, अगले 3 महीने के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब पर एनम अगर लिखा हो तो हमें टाइम फैक्टर कंसीडर करना होता है। अगर पर एनम नहीं लिखा हो तो टाइम फैक्टर कंसीडर करना नहीं होता। फिर ये क्या मतलब है कंसीडर नहीं करना? सुनिए ध्यान से। काफी पार्टनर्स क्या करते हैं नालायकी कि उन्हें पता है कि भाई मार्च तक का इंटरेस्ट लगता है, तो अप्रैल से लेकर के नवंबर दिसंबर तक कोई ड्राइंग्स नहीं करते। जैसे फरवरी मार्च आया, खूब सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। उन्हें पता है इंटरेस्ट सिर्फ 2 महीने का देना। उन्हें पता है मान लीजिए मुझे जुलाई अगस्त, मतलब वो मार्च में इतनी ड्राइंग्स कर लेते हैं कि उनका दिसंबर तक का काम निकल जाए। सोचो अगर मैं मार्च में पैसा निकालूंगा तो इंटरेस्ट 15-30 निकालूंगा, अगर अप्रैल में निकालूंगा तो अगले मार्च तक का ब्याज लगेगा, है कि नहीं? तो इसलिए लोग मार्च में ड्राइंग ज्यादा करने लग जाते हैं, ऐसा करते हैं काफी पार्टनर्स। तो ऐसे केस में ना पार्टनरशिप वाले क्या करते हैं, जो बाकी जो जेन्युइन पार्टनर्स हैं, जो समझ रहे हैं कि सामने वाला चीज नहीं कर रहा, तो एग्रीमेंट में क्या करवाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग में ना पर एनम नहीं होगा, फ्लैट रेट लगेगा। मतलब 10% इंटरेस्ट है तो 10% लगेगा, जब किसी भी दिन ड्राइंग करो। आपने 5000 रुपए निकाले हैं तो आपको 500 रुपए का ब्याज देना है, चाहे पैसा 1 अप्रैल को निकालो, चाहे 31 मार्च को निकालो, चाहे कहीं भी निकालो। इसे कहते हैं फ्लैट रेट, उस पर टाइम फैक्टर नहीं देखते। तो अगर पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि हमें फ्लैट रेट लगाना है तो रेट के साथ पर एनम नहीं लगाते। अगर उन्हें टाइम फैक्टर देखना होता है तो पर एनम लगाते हैं। तो एग्जाम में बड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें क्वेश्चन कि पर एनम लगाया हुआ है या पर एनम नहीं लगाया हुआ है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है सुनना, कई बार स्कूल के टेस्ट वगैरह में देखा है मैंने, टीचर ना गलती से पर एनम लगाना भूल जाता है और ऑप्शन में सारे आंसर पर एनम के हिसाब से दे रखते हैं। टीचर की मिस्टेक पर एनम देना भूल गए। एग्जाम में क्या करना है कि पर एनम नहीं लिखा होगा, टाइम फैक्टर इग्नोर करो और सॉल्व कर दो। वो ऑप्शन में दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिख रहा तो फिर आप पर एनम के हिसाब से सॉल्व करो। अब एमसीक्यू है, तुम्हारे पास मजबूरी है 4 में से ऑप्शन चूज करना पड़ता। अगर एग्जाम मान लो सब्जेक्टिव वाला एग्जाम होता तो क्वेश्चन दिया हुआ होता हमें, तो क्वेश्चन नोट दे करके आते, सिंस पर एनम इज नॉट मेंशन टाइम फैक्टर हैज बीन इग्नोर्ड, फिर आंसर सॉल्व करके आते। भले टीचर ने गलती से छोड़ा पर एनम, आपका आंसर अलग आ, लेकिन आपका आंसर सही माना जाएगा पूरे मार्क्स से।
बुक में भी बकायदा मेंशन है बात कि अगर परिणाम ना लिखा हो तो टाइम फैक्टर हमें इग्नोर करना होता है। फिर हो गई जी बात। तो एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बना रखा है, क्वेश्चन के अंदर मैंने परिणाम नहीं लिखा लेकिन आंसर दे रखा परिणाम के हिसाब से इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि परिणाम में गिवन नहीं है तो ये आंसर होगा, परिणाम गिवन है तो ये आंसर होगा। जी पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से देखे बोर्ड पर। तो जो क्वेश्चन मैंने ये भी करा उसमें ना डेट के साथ साथ अमाउंट बताता है कि जुलाई में 200 रुपए निकाले, सितंबर में 300 रुपए निकाले, फरवरी में 100 रुपए निकाले। कई बार क्या होता है कि अमाउंट ना बहुत छोटे छोटे और बार बार पैसा ड्रॉइंग करता है। जो प्रोप्राइटर है वो ड्राइंग्स ना बार बार करता है, कभी 1000, कभी 500, कभी 200। अब इसको प्रॉपर डेट वाइज मेंटेन करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि एक ना रजिस्टर ले लेते हैं, जो भी प्रोप्राइटर जो भी पार्टनर पैसा निकालेगा वो लिख देगा कि मैंने पैसे निकाले इतने, वो साइन कर दिए। डेट वेट वो नहीं मेंशन कर रहा है, तो उसे डेट वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बार बार पैसा निकाल रहा है। इस क्वेश्चन में 5 बार पैसा निकाला, प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखो ना पैसा 100 बार निकालता है। भाई देखो एम्प्लॉय को तो सैलरी मिलती है हर महीने, जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय की जॉब कर रहा हूँ, मुझे सपोज 50,000 रुपये सैलरी मिल गई, 50,000 घर पर आकर रख दी मैंने, और हर जब भी मुझे मान लीजिए कोई सब्जियां लानी है 100 रुपये निकाल लिए, उसको सामान लाना है 500 रुपये, उसमें निकालता रहूँगा पैसे। पार्टनर तो ऐसा नहीं करता, पार्टनर को तो भैया घर में 2,000 रुपये चाहिए, फर्म में जाएगा, काम 2,000 रुपये लेता आएगा शाम को और अपना घर खर्च के लिए इस्तेमाल कर लेगा। फिर कहीं जाना है, जब भी अगले दिन ऑफिस जाएगा फिर पैसा निकाल लेगा, और फिर मतलब बार बार ड्राइंग करेगा पार्टनर, तो शायद डेली ड्राइंग करेगा, मतलब तो इतना सारा इंटरेस्ट कैसे निकल पाएंगे। ऐसे केस में सुनिए क्या करते हैं, हम टोटल ड्राइंग्स लिख लेते हैं, तो टोटल ड्राइंग 10,000 रुपीज, इंटरेस्ट पहले से मेंशन होगा, हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। तो इंटरेस्ट कैसे लगाएं, तो देखिए कुछ ड्राइंग्स अप्रैल में करिए, कुछ मई में, जून में, जुलाई में, वो साल करिए, तो हम सभी पर ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। क्या करा सर हमने, तो कोई इनजस्टिस करा, मतलब जस्टिस करा, बीच का रेट ले लिया हमने 10,000 रुपए टोटल ड्राइंग करी है इसने 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, पूरे 12 महीने की ड्राइंग है इसकी। इसमें से कुछ पैसा अप्रैल में भी निकाला, उसमें 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, कुछ पैसा मार्च में निकाला, उसमें सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, और किसी पे ज्यादा किसी पे कम, तो हमने बीच की रेट ले ली, ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट तब पर लगा दिया। तो ये तब किया जाता है जब ड्राइंग्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केस में हमें टोटल ड्राइंग बता दी जाती है, तो उस पर हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। समझ में आ जाएगा सर। हमने एक चीज याद कर ली, क्या याद कर ली कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हो, इंटरेस्ट का रेट दे रखा हो और डेट ना दे रखी हो, तो क्वेश्चन में बिना कहे हम 6/12 कर देंगे। क्योंकि 6/12 ना करने का मतलब पता है क्या, कि आप सारी की सारी ड्राइंग पे पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी हम। राम और मोहन 2 पार्टनर हैं, उन्होंने ड्राइंग करी, राम ने करी 6,000, मोहन ने करी 4,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमानुसार, इसी क्रम से, इस क्रम से जिस सीक्वेंस से नाम लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस से अमाउंट दे रखा है। इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट निकालो। अब क्वेश्चन में से ड्राइंग्स का अमाउंट तो बता दिया लेकिन डेट तो बताई नहीं, तो पूरे साल की ड्राइंग है ये। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 महीने का। तो निकालिए राम के इंटरेस्ट, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 6,000 मल्टीप्लाई 6,000 मल्टीप्लाई 6/100, फिर मल्टीप्लाई 6/12। कैसे निकालोगे मोहन के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, 4,000 मल्टीप्लाई 6/100, फिर मल्टीप्लाई 6/12। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे 6/12 करना भूल जाते हैं। फटाफट से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है तो अमाउंट दिया, रेट दिया, फटाफट सॉल्व करके आता है।
तो ध्यान रखना सिक्योरिटी वाली बात। डन जी, बढ़ सकते हैं आगे। सर हमने दो केस देख लिए ड्राइंग के। पिछला केस ये देखा था कि डेट जिस दिन पैसा निकालता है पार्टनर उसकी डेट लिख लेता है, अमाउंट लिख लेता है और हम उसी हिसाब से उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। दूसरा केस हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि सर बार बार पैसा निकालता रहता है, डेट वाइज मेंटेन नहीं कर रहे, सभी ड्राइंग पर एवरेज हमने टाइम लगा लिया 6 महीने। अब तीसरा तरीका, पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, आपस में अमाउंट और डेट फिक्स कर लेते हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तू जब मर्जी 5,000 निकाल, तू जब मर्जी 50,000 निकाल, ऐसे नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, हर महीने की 1 तारीख को सभी 10,000 रुपए निकालेंगे ड्राइंग पे, फिक्स कर लिए। तुम्हें घर में जरूरत हो या ना हो तभी 10,000 रुपए निकालोगे, तो तुम्हें घर में जरूरत 12 की हो तभी 10 ही निकालोगे, फिक्स कर लिया। सारे पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया। इसको हर साल अपडेट कर सकते हैं, जैसे इस साल 10,000 करा, नेक्स्ट ईयर बैठने से पहले फिर डिस्कस करेंगे, 10,000 कम पड़ रहे हैं दोबारा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लग रहा है तो 8 कर लेते हैं, मंथली की जगह क्वार्टरली कर लेते हैं। ठीक, मंथली होगा कि क्वार्टरली होगा ना, ये पता है बिजनेस के इनफ्लो पे डिपेंड है। जैसे हमारा बिजनेस इस टाइप का है कि हम गुड्स बनाते हैं, 2 टाइम में लग जाते हैं, उसके बाद सब बिकता है सामान, उसके बाद पैसा आता है, मतलब लगभग हर 3 महीने बाद पैसा आता है, तो हम ड्राइंग क्वार्टरली रखेंगे। और हमारा काम इस तरह का कि डेली सेल होती रहती है तो मंथली वाली ड्राइंग रखेंगे। बिजनेस के इनफ्लो पर डिपेंड होता है कि हमारी ड्राइंग मंथली होगी कि क्वार्टरली। अब अमाउंट फिक्स है और डेट भी फिक्स है। तो सर मान लीजिए क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है 1 अप्रैल, अगली ड्राइंग कब होगी? जून। बताइए। 1 जुलाई। 1 जुलाई। 1 जुलाई। तीसरी ड्राइंग कब होगी? अक्टूबर। चौथी ड्राइंग कब होगी? जनवरी। सभी को पता है अच्छे से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पहला क्वार्टर अप्रैल से जून का, दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर का, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर का और आखिरी चौथा क्वार्टर जनवरी से मार्च का। अगर उन पार्टनर में ये डिसाइड हुआ है कि हम साल की बिगिनिंग में, सॉरी क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग किया करेंगे, सपोज 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए सर, इस वाले इस पे 12 महीने का, इस पे 9 महीने का, इस पे 6 महीने का और इस पे 3 महीने का, ऐसे 4 बार कैलकुलेट करना होगा हमें, फिर उसको ऐड करना होगा। इसी का एक मैथमेटिकल थोड़ा शॉर्टकट सा है जो हमारे कोर्स में शॉर्टकट है। पहली ड्राइंग पे कितने मंथ का इंटरेस्ट? 12। आखिरी ड्राइंग पे कितने मंथ का इंटरेस्ट? इसका एवरेज आ गया तो हम सारे की सारी ड्राइंग पर 7.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो भी आंसर सेम रहेगा। दिस इज अ शॉर्टकट जो कि हमारे एग्जाम में अलाउड है। मतलब सारी ड्राइंग ऐड करके 7.5 से। हाँ जी, क्वेश्चन कराऊंगा वो तो मैं आपको। मतलब हर एक ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालने के बजाय 4 बार मेहनत करने के बजाय सिर्फ 1 बार मेहनत कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं जी, 5,000 5,000। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट निकालते कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? 5,000 पे मान लीजिए रेट 9% है, 9% इस पे 12 महीने का, फिर इस पे 5,000 इंटू 9/100 और इस पे 9 मंथ का, 5,000 इंटू 9/100 इस पे 6 मंथ का, 5,000 इंटू इस पे 3 मंथ का। तो ये 4 बार मेहनत करने की बजाय टोटल ड्राइंग्स करी पूरे साल में 20,000 रुपए की, इंटरेस्ट का रेट है 9% और टाइम 7.5 महीने। आंसर सेम आएगा। हमने पहली और आखिरी ड्राइंग का एवरेज कर दिया। पहली ड्राइंग में 12 महीने का इंटरेस्ट, आखिरी ड्राइंग में 3 महीने का इंटरेस्ट, टोटल हो गया 15, एवरेज आ गया 7.5। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा। अभी 7.5 वाला जो नंबर है ये मैं घर से याद करके जाना। क्वेश्चन में रेट तो पक्का दे रखा होगा, रेट घर से याद करके नहीं जाना। लेकिन अगर क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है तो ये तो 4 बार लिखोगे, आप बड़ा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। 7.5 आप घर से याद करके जा रहे हो, तुरंत सॉल्व कर दो। समझ में आ रही है बात? यस सर। ध्यान रहेगा। यस सर।
सो अगर हम बिगिनिंग में नहीं ड्राइंग कर रहे हैं हर क्वार्टर की एंड में, ये डिसाइड कर रखा हमने कि हर क्वार्टर के एंड की डेट पर ड्राइंग किया करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड कर रखा। मुझे बताओ पहली ड्राइंग की डेट 31st नहीं होती, 30 अप्रैल 30th जून। पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 30 जून को खत्म होता है, और एंड में ड्राइंग करनी ये डिसाइड करा, तो 30 जून को तो ड्राइंग होगी। यस सर। समझ आ रही है बात? क्वार्टरली और एंड में। मुझे बताइए सेकंड ड्राइंग की डेट 31 अगस्त 30 सितंबर। जो हमारा सेकंड क्वार्टर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 सितंबर पे खत्म होता है। अगर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं तो 30 सितंबर को ड्राइंग होगी। मुझे बताइए तीसरी ड्राइंग की डेट। 31 दिसंबर। तीसरा क्वार्टर जो होता है वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट होता है और 31 अक्टूबर को खत्म होता है। तीसरे क्वार्टर की डेट। लास्ट वाले क्वार्टर की डेट 31 मार्च। चौथा क्वार्टर 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इसमें भी शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? पहले वाले ड्राइंग में कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा बताइए। ये वाला तो था 12 + 3 / 2। इस पर बताइए फटाफट से। 30 जून से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 9 महीने। 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 0 4.5 महीने। तो अगर क्वेश्चन सर बिगिनिंग की जगह एंड वाला आया तो मुझे 7.5 की जगह 4.5 लिख कर रखना है। समझ पा रहे हैं? इस टॉपिक का जो नोट्स में दे रखा है टॉपिक, अगर टेबुलर फॉर्म में सब दे रखे हैं पहले से। इस वाले केस में 7.5 है, इस वाले केस में 4.5 है। अगर एग्जाम में कभी भूल भी जाओ कि सर 4.5 था फिर तो याद नहीं आ रहा, सबसे आसान तरीका ये है कि पहली और आखिरी ड्राइंग के टाइम निकाल करके एवरेज कर लेना। भूल भी जाओ। क्लियर हो गई बात? तो पार्टनर ने डिसाइड करा है कि हर क्वार्टर के मिड में ड्राइंग किया करेंगे, बीच में। मुझे बताइए पहले क्वार्टर की ड्राइंग की डेट। सर 15 मई 15 मई। यस सर। ये जज कर पा रहे हैं सभी? यस सर। 1 अप्रैल को क्वार्टर स्टार्ट हुआ, 30 जून को खत्म हुआ, तो 1 अप्रैल से 30 जून के जस्ट मिड में कौन सी डेट आती है आपको सोचनी है बस। 15 मई। 1 अप्रैल से 1.5 महीने बाद, 30 जून से 1.5 महीना पहले, 15 मई। मुझे बताइए सेकंड ड्राइंग की डेट। 15 अगस्त सर। 15 अगस्त। मुझे बताइए तीसरी ड्राइंग की डेट। 15 नवंबर। 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर के बीच में 15 नवंबर। ना लास्ट ड्राइंग की डेट 15 फरवरी। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच की डेट 15 फरवरी। ठीक है? मुझे बताइए पहली ड्राइंग पे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। पहली ड्राइंग मैंने करी 15 मई को, मतलब 15 मई से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ? 10.5 10.5 महीने। 10.5। मुझे बताइए आखिरी ड्राइंग पर, लास्ट वाली ड्राइंग पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 1.5 महीने। 15 फरवरी से 31 मार्च। तो हमें 7.5 की जगह 6 लिखना है इस बार, अगर मिड में ड्राइंग हो रही है। देखिए बड़ा आसान तरीका, सुनो ध्यान से। सर 1 अप्रैल की बजाय अगर मैं 15 मई को ड्राइंग कर रहा हूँ तो मैं 1.5 महीना लेट ड्राइंग कर रहा हूँ। यस 1.5 महीने का कम इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, तो 7.5 में 1.5 कम कर दो, 6 आ गए। सर अगर मैं मिड की जगह एंड में ड्राइंग कर रहा हूँ तो मैं और 1.5 महीना लेट ड्राइंग कर रहा हूँ, मुझ पे और 1.5 महीने का कम इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। 6.5 में 1.5 और कम कर दो, 4.5। सर मिड में 6 है, स्टार्टिंग में ड्राइंग करेगा 1.5 बढ़ा दो, एंड में ड्राइंग करेगा 1.5 घटा दो। ठीक है? ये क्वार्टर वाली ड्राइंग कहां दे रखी है जी, मैं एक बार देखते हैं पेज।
19 पेज नंबर पर दिया हुआ है जी, एक बार देखेंगे। पेज में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है, क्वेश्चन 4 से पहले है। 19 पेज पर क्वेश्चन 3 के बाद है, क्वेश्चन 4 से पहले है। क्वार्टरली वाले पढ़ेंगे सर, बिगिनिंग वाले में 7.5, मिड वाले में 6 और एंड वाले में 4.5। ठीक है जी। तो क्वार्टरली के लिए अगर पार्टनर डिसाइड करें कि मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, मंथली में भी 3 केस, बिगिनिंग हो या एंड हो या मिड हो। मुझे बताइए, मंथली है और हम एंड में ड्राइंग कर रहे हैं, ये बिगिनिंग में कर रहे हैं। हर महीने ड्राइंग करेंगे तो महीने के पहले दिन ड्राइंग करेंगे। पहली ड्राइंग कब होगी? सेकंड ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग फर्स्ट मार्च। इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट? इस पे कितने मंथ का? सर हम मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने की आखिरी तारीख को। पहली ड्राइंग की डेट 30th अप्रैल, सेकंड ड्राइंग की डेट 31st में, लास्ट ड्राइंग की डेट 31st मार्च। इजी है। यस पहले ड्राइंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? 11 महीने का, 30 अप्रैल से 31 मार्च, 11 महीने हो गए। 31 मार्च से 31 मार्च 0 5.5। यस सर ड्राइंग कर रहे हैं मिड में, पहली ड्राइंग की डेट बताइए। 15 अप्रैल। हर महीने के बीच में ड्राइंग करेंगे, बीच की तारीख में। तो 15 अप्रैल, 15 मई, आखिरी तारीख 15 मार्च। 15 मार्च। पहले ड्राइंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 11.5 महीने, 15 अप्रैल से 31 मार्च। आखिरी ड्राइंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट? 5.5 आधे महीने का, 15 मार्च से 31 मार्च, आधा महीने। ठीक। अगेन सर याद करने बड़ा आसान तरीका, मिड है तो 6, 15 दिन पहले ड्राइंग कर रहे हैं तो आधे महीने का इंटरेस्ट बढ़ा दो, 6 की जगह 6.5। आधा महीना लेट ड्राइंग कर रहे हैं, आधे महीने का इंटरेस्ट घटा दो, 6 की जगह 5.5। मिड में हमेशा 6 है, चाहे क्वार्टरली हो चाहे मंथली हो। क्वार्टरली वाले में 1.5 महीना बढ़ जाता है, इसलिए 1.5 बढ़ जाता है। मंथली वाले में सिर्फ आधा महीना बढ़ता है, इसलिए सिर्फ 0.5 बढ़ता है। बिगिनिंग में हमेशा बढ़ेगा, एंड में हमेशा घटेगा। जितनी लेट ड्राइंग करेंगे उतना कम इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे मंथली का दे रखा है, बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6 और एंड में 5.5। अब बताते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पेज 29, पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है ये देखिए। 5 कपूर, अच्छा 5 रह गया, सॉरी, क्वेश्चन 5 पर आते हैं। A draws 1000 per month on the last day of every month। तो कैसे कैसे लिखेंगे बताइए। 1000 पर मंथ है, पूरे साल की होगी 12000। यस सर। इंटरेस्ट का रेट है 5%। बताइए एंड ऑफ द मंथ है, कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता है एंड ऑफ द मंथ वाले में? 5.5। ध्यान है, यस सर। डिस्कस किया था। मिड में हो तो 6, ड्राइंग लास्ट में कर रहा है, लेट कर रहा है तो आधे महीने का घटा दो। यस बिगिनिंग होता तो आधे महीने बढ़ा देते। डाउट है किसी को तो पूछे यहाँ पर, नोट कीजिए इसको क्वेश्चन 5 के साथ। कैलकुलेशन वाला पार्ट घर पे कर लेंगे। कैलकुलेशन नोटिंग जरूर करें कि ये मल्टीप्लाई करना है, आपको रीजन के टाइम आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। कपूर और शर्मा पार्टनर है फर्म में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है 10% पर एनम के हिसाब से। कपूर ने ड्राइंग करी है 2000 रुपए बिगिनिंग में, शर्मा ने ड्राइंग करी है सेम अमाउंट एट द एंड। तो सर 1000 की जगह 2000 कर दूं। यस ड्राइंग 2000 की करी है, मंथली है तो मल्टीप्लाई 12 से होगा। इंटरेस्ट का रेट 10% है। मुझे बताइए कि पहले तो है मिस्टर कपूर। कपूर ने बिगिनिंग में ड्राइंग करी, कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करें? 6.5। अब ये वाली नोटिंग किसके लिए होगी? कपूर के लिए होगी वाली नोटिंग। तो लिख लीजिए कपूर इज इक्वल टू, उसका ये नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. तो उसको घर पे कर लेना। उसके बाद लिखिए शर्मा इक्वल्स टू क्या चेंज करूं? 5.5 हाँ जी 6.5 की जगह 5.5 क्योंकि एंड में ड्राइंग कर रहा है। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 2000 into 10/100 into 5.5 अगर ये 12 ना मल्टीप्लाई करें ना डिवाइड करें तो हाँ जी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। लेकिन सर जो रिफ्लेक्ट करने का तरीका अलग हो जाएगा ना। लेकिन एमसीक्यू है ना ये तो। 7th पे आ जाए जी। यस सर। करण, बिट्टू और श्रवण तीन पार्टनर है फर्म में। करण ने ड्राइंग करी है 5000 रुपए महीना बिगिनिंग वाले। पहले को बताओ 5000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 पहले 12 को करते हैं यस सर। फिर मल्टीप्लाई बाय रेट और 6.5 सही बताया आप लोगों ने। लिखा हुआ है बिट्टू एंड श्रवण ये विड्रॉ करते हैं 2000 और 3000 एवरी मंथ और एंड वाला। तो 2000 इधर 3000 इधर मंथली तो मल्टीप्लाई 12 होगा। 5.5 क्वेश्चन में रेट दे रखा है 10% और ये एंड में कर रहे हैं इसलिए 5.5। हाँ जी तीनों पार्टनर्स का नाम दे रखा है, तीनों पार्टनर्स का अमाउंट दे रखा है ड्राइंग्स का। पहले वाले पार्टनर का 5000 है, करण का, बिट्टू का 2000 है और श्रवण का 3000 है। आपको ऐसे लिखना है करण इज इक्वल टू बिट्टू इज इक्वल टू श्रवण इज इक्वल टू 5000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 करूंगा तभी टोटल ड्राइंग आएगी। यस सर। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 10% तो मल्टीप्लाई पर 10% कर दिया। करण की बिगिनिंग वाली है, मंथ का बिगिनिंग हो तो कितने मंथ लेते हैं 6.5। श्रवण और बिट्टू की एंड दी एंड ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ वाले में कितने मंथ लेते हैं 5.5 वाले। ये लोग हैं यहां तक? यस सर। फिलहाल के लिए इतना ही, बढ़ने से कंटिन्यू करें।